हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो एक सैम्पल पेपर होता है ना वो सॉल्व करेंगे। और ये मैंने इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर आपके रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद से बनाया है। ठीक है, इसमें आपके जो आपके होते हैं ना केस स्टडी वाले प्रॉब्लम नहीं रखे हैं, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ऐसे सीरीज़ में आपको देना शुरू कर दूंगा डेली भी नहीं तो हफ्ते में 2 वीडियो तो आएगी ऐसी सैम्पल पेपर के सोल्यूशन। बाकी जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। और ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई ने 2017 में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा प्रॉपर नहीं लिखाऊंगा, बस क्वेश्चन को समझाना और सोल्यूशन बताऊंगा। लेट फैट ये सब नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, ये तो आप खुद ही समझ लेंगे। तो देखिए ये चीज़ है, हमारे पास एक टावर है। ये वाला हमारे पास क्या है, एक टावर है। ठीक है, ये टावर है और ये इसका शैडो है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये आपको पता होगा। और ये सब चीज़ मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा रखी है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर पढ़ा रखा है। तो हमसे ये बोला है कि जो लेंथ ऑफ इट्स शैडो, और टावर की जो लेंथ है वो कितनी है, √3, और शैडो का जो रेशियो है वो 1 है। यानी कि ये √3 है, ये हमारा शैडो 1 है, इस रेशियो में है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर को नीचे से जब हम इस पोर्शन को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान कौन सा एंगल बनेगा, लेट वो एंगल थीटा बनेगा। तो वो थीटा में फाइंड करना है। नाम दे दो इसको ABC। यहाँ पर राइट एंगल बनेगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, जो दोनों चीज़ पता होती है ना उनके बीच में रिलेशन लगाते हैं। अब थीटा के सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो इसे क्या होना पड़ेगा, बेस। ठीक है, यानी कि AB/BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, आपको ये रूल पता होगा, पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले, है ना। यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से tan, यहाँ से कॉस सेक, नीचे से जब जो लोगे यहाँ से सेक, और यहाँ से कॉट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊपर से नीचे ले रहे हैं तो ये वाला लेना पड़ेगा, tan। ठीक है, AB कितना है, √3, BC कितना है, 1, tan थीटा। इस तरफ क्या आ गया, √3, इस तरफ आ गया tan थीटा। सो इधर tan थीटा है, इसकी वैल्यू पर tan थीटा में सोचो किसकी वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू। एंगल कंपैरिजन लगा देंगे, दोनों तरफ इक्वल है। सो tan से tan हट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 60 डिग्री। सो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था जो कि हमने एकदम आराम से कर लिया। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट ढीले हैं। और आप वीडियोस को एक बार दोबारा देख लेना, क्वेश्चन को आप आराम से समझ जाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कैन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर। आपके पास एक हेमीस्फीयर है, ये हमारा हेमीस्फीयर होता है। ठीक है, सरफेस एरिया फॉर सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। डायमीटर मतलब d निकालना है, माना इसका रेडियस r है, हमें d यानी कि 2r फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये चीज़ फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जो वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया के इक्वल है ना। वॉल्यूम क्या होता है, अगर रेडियस r है तो 2/3 πr³। ठीक है, एरिया क्या होता है, 2πr², है ना। ठीक, सरफेस एरिया तो 2πr² होता है। अब इसको सॉल्व करो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से देखिए r² से r/3, और इस तरफ 1 बचेगा तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, r की वैल्यू 3 आ गई। सो जो डायमीटर आएगा वो 2r होता है, यानी कि 2 × 3, r की वैल्यू पुट कर दिया 6। ठीक है, 6 यूनिट लिख देंगे। तो जो डायमीटर होगा वो 6 यूनिट होगा। इतना इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कह रहे अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम, ये हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास? टोटल आउटकम्स हमारे पास है 7। ठीक, ओके। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर इज लेस देन 1? ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करोगे, ठीक है, जिसके लिए आपसे पूछा जाता है वो आपका फेवरेबल आउटकम हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वो नंबर कितने, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जिन नंबर का अगर स्क्वायर करें तो वो 1 या 1 से छोटे होंगे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? देखो, फेवरेबल आउटकम्स वो नंबर पिक करना है जिनका स्क्वायर करे तो 1 या 1 से छोटा हो। ठीक है, ये 3 नंबर ही हैं, अगर इनको स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है ना, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन था? -1 था, 0 था और 1 था। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितना है? 3, टोटल कितना है? 7। आंसर इज 3/7। ठीक है, आराम से आ रहा है समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 4, k एंड 1, 0 इज 5। 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया, पहले 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। ओके, सो आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है ये, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है ये। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 है। ठीक है, सो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट बोले तो ए और बी की जो डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में 5। फॉर्मूला आपको पता है? फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है? 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। वैल्यू पुटअप करो यहाँ पर, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर k - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, स्क्वायर इधर अंडर रूट है, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस के स्क्वायर, इधर आ जाएगा 25, प्लस के 9 उधर जाके माइनस के 9 हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। सो के की वैल्यू आ जाएगी +-4। अगर आप के प्लस का 4 लें या फिर माइनस का 4 लें तो दोनों ही केस में आपका जो आंसर आएगा वो ए बी की डिस्टेंस आपको 5 दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा मुर्गा भौंक रहा होगा, ये जो मुर्गा है ना भाई दिन रात भौंकता है, सुबह नहीं शाम नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं है, रात के 1 बजे भी भौंकना शुरू कर देता है। सो इग्नोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स फाइंड करना है, आपकी चॉइस है, आपके पास जो जो मेथड आपको पता है ना वो आप मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, इट्स अपॉन यू। ठीक है, ये आप कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है मेथड को, तो जो मेथड आपको आता है उसे आप लगा दो आराम से। ठीक है, सो ये चीज़ है। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ऐसे 2 नंबर लेने हैं, 5√2 इंटू √2, क्या आना चाहिए? √2 इंटू 2, 2 5 से 10। ऐसे 2 नंबर लो जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 10 आता है और ऐड करे तो 7 आता हो, है कि नहीं? ऐड करे तो 7 आता हो। सो देखिए ऐसे 2 कौन से नंबर होंगे? 5 2 सा ऐड करना है, ऐड कर दिया। ठीक है, ये एक पेयर बना है, ये एक पेयर बना है, इस पेयर से कुछ कॉमन है?
5 दूनी 10 है ना, ठीक है। सो अब देखो इस तरीके से लिखोगे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये इसको पहले रखना पड़ेगा और इसको बाद में, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि आपको पता चल पाए कि पोजीशन कितना मैटर करता है हमारे लिए। अब देखो इस पेयर से एटलीस्ट √2 कॉमन है। कॉमन का मतलब जो नंबर एटलीस्ट दोनों में डिवाइड चला जाए, और x² इसमें x है, एटलीस्ट x कॉमन है। √2 बाहर आ गया, x² से x बाहर आ गया, यहाँ x बचा, ठीक है। x ऑलरेडी बाहर है, 2 का जो फैक्टर होता है √2 होता है ना, यहाँ √2 बचा। यहाँ से एटलीस्ट क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, x बचा, 5 बाहर आ रखा है, यहाँ से √2 बचा। तो देख रहे हैं आप पोजीशन कितना मैटर करता है हमारे लिए। अब ये चीज़ 2 बार आ रही है तो सही है आपका। तो फैक्टर बनाने के लिए रूल क्या है कि जो 2 बार है उसको 1 बार लिखो, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में निकालो, ठीक है। रूट्स फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। अब इन फैक्टर को 0 के इक्वल मानो। इफ x + √2 = 0, प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, पहला रूट आपका आ गया आंसर। इफ इस वाले को 0 मानो, √2x + 5 = 0, प्लस का इधर के माइनस का हो गया, ये 5 है, ये √2 है, इधर के डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन आई प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। अगर आपको याद आ रहा हो तो 10.2 का क्वेश्चन है, आई थिंक 4 होगा शायद, 4 या 5। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है जिसे मैं O बोल दे रहा हूँ। क्या बोला है, उसके डायमीटर के एंड से, ये इसका डायमीटर है, से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो ये जो दोनों टेंजेंट है वो आपस में पैरेलल होंगे, ये आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। देखो ये O बोल दिया, इस वाले पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ। टेंजेंट है, आगे तक जा रहे हैं, इसको भी मैं कुछ नाम देता हूँ, L M N P, ठीक है, ये नाम दे दिया। अब देखो, सिंस यूजिंग 10.1 थ्योरम, 10.1 थ्योरम, 2 थ्योरम है आपके, एक थ्योरम है 10.1, एक थ्योरम है 10.2। इन दोनों थ्योरम से पूरी जो एक्सरसाइज हमारी है, चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा सर्कल, वो पूरा सॉल्व हो जाता है सिर्फ 2 थ्योरम से, 10.1 और 10.2। दोनों के थ्योरम के प्रूफ भी आपको आने चाहिए। 10.1 थ्योरम क्या कहती है, जो आपका टेंजेंट होता है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये क्या है आपका और सेंटर, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस को और टेंजेंट को मिलाने पर जो एंगल यहाँ बनता है वो क्या होता है, 90। इधर 90 तो इधर भी 90, सिमिलरली इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। सिंस एंगल, अगर मैं आम भाषा में लिखना चाहूँ, एंगल LAB, LAB किसकी इक्वल है, PBA, PBA दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और ये चीज़ कहाँ पॉसिबल होती है, देखो इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। इंटीरियर एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल होता है तो वो कंडीशन कहाँ लगती है, छोटी क्लासों में ही आपने पढ़ा है, क्लास 6, 7, 8 में शायद पढ़ा है आपने। इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है, इट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो वही लिख दो, सिंस इंटीरियर एंगल आर इक्वल, therefore LM parallel to NP, hence proved। आराम से हो गया, इतना सिंपल था क्वेश्चन, चुटकी में हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट का खेल है, हर एक क्वेश्चन वैसे इजी होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सटीक हैं, आपको नॉलेज आपका सही बना है, आपने पूरे साल एनसीईआरटी ही ढंग से पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने आर डी शर्मा अच्छे से पढ़िया, RSW पढ़िया,
ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी को भी अच्छे से सीखते हो, अच्छे से पढ़ते हो। कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, हमेशा मैं बोलता हूँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा किंग होता है। मैंने अपने टाइम में कभी भी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल ये सब बुक नहीं पढ़ी थी, हालांकि बहुत अच्छे बुक हैं ये, नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आप मेरे को कोई से भी क्वेश्चन दो मैं कर सकता हूँ। क्यों? सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। एनसीईआरटी से ही मेरे कॉन्सेप्ट बने और उसी कॉन्सेप्ट की मदद से मेरे से बाकी बुक्स भी हो जाएंगे। अब बाकी बुक्स भी मैं कर लेता था बाद में। तो ये होता है कॉन्सेप्ट का खेल, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 1500 डिविजिबल बाई 8। कह रहे हैं 200 से 500 के बीच कितने नंबर ऐसे हैं जो 8 से डिवाइड होते हो। ठीक है, कितने नंबर ऐसे हैं, हाउ मैनी इंटीजर्स, मतलब आपका ये किसका प्रॉब्लम है, एपी का प्रॉब्लम है। आपको 200 से 500 के बीच में लेना है। तो 200 से कौन सा नंबर कटेगा, सबसे पहला नंबर 200 तो कटेगा नहीं, काट के देख लो 200, 8 से काटो, 8 दूनी 16, कट रहा है क्या 200, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 200 से कट रहा है। कह रहा फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल। बिटवीन बोला है, इनके बीच में बोला है ना, बीच में बोला गया था हमसे, बीच में बोला गया तो ये नहीं लेना है और ना ही ये लेना है। सो 200 देखो पूरा कट रहा है, तो जो फर्स्ट जो मेरा नंबर होगा ना, जो डिवाइड होगा 8 से, वो 208 है, और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो 8 ही है, डी, और आपको एन निकालना है, और जो आपका लास्ट टर्म है वो 496, ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 8 45, 8 छंग 48, एक बचा 16 बचा, 8 दूनी 16, पूरा कट गया। जो लास्ट टाइम हमारा वो 62 है। आप लिखोगे वी नो दैट, क्योंकि बिटवीन बोला है, बिटवीन का मतलब बीच में है ना। ए एन इसको क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दो, 62, ए मेरा क्या है 208, 62 क्यों लिख रहा हूँ, 496 है भाई, 496, और एन फाइंड करना है, डी मेरा कितना है 8 है, ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस करोगे 16 में से 8 गया 8, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8, 288, ठीक है, फिर से एक बार देख लो 8, हाँ ठीक है, और इधर आ जाएगा एन माइनस 1 8, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये 0 है, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 छंग 48, ठीक है, तो 26 एन माइनस 1, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 26 प्लस के 1, तो कितने टर्म होंगे जो 8 से डिवाइड होंगे, 27 टर्म्स होंगे इनके बीच में जो 8 से डिवाइड होंगे। ये क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको खुद भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिक किए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, देखो हियर जो मेरा जो a है वो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, कोफिशिएंट 1 a है, 1 हो गया। जो मेरा b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो मेरा किसका कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है। सो x का कोफिशिएंट आपको चाहिए यहाँ से, तो b क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करो पहले, इस वाले टर्म को ना, इस वाले टर्म को अगर प्रॉपर सॉल्व करके लिखें तो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा 2kx, और k इंटू के क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के, और ये प्लस का 2, तो ये जो टर्म हुआ वो मेरा क्या हुआ c हुआ, और x का जो कोफिशिएंट है वो मेरा क्या हुआ 2k हुआ, ठीक है, और मेरा जो कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला टर्म के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ठीक है। फॉर हमसे क्या बोला, रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स
क्या होता है, डी की वैल्यू 0 लेते हैं, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 4ac। अब वैल्यूज पुटअप करो, बी मेरे पास क्या है 2k, सही कर रहे हैं ना हम, सही तो लग रहा है, ठीक है सही है ओके। और फिर यहाँ पे क्या होता है 4a मेरा 1 है, c मेरा क्या है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ठीक है। सो इधर क्या है अपन के पास 4k स्क्वायर, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4k स्क्वायर माइनस के 4k प्लस 8, सेम चीज़ कैंसिल, इधर आ गया 0, यहाँ आ गया मेरा माइनस के 4k प्लस 8, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ गया माइनस के 4k प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस के 4k उधर जाके प्लस के 4k हो गया 8, 4 दूनी 8। सो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 2। इतना आसान था क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ से शायद 2 मार्क्स के प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। कैन आई ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर डिवाइड इन द रेशियो 4:5, ठीक है। सो इस टाइप के प्रॉब्लम करा रखे हमने, और एनसीईआरटी में आपका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हमें लाइन खींचनी है 8 सेंटीमीटर की। मैं आपको समझा देता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर की एक मैंने लाइन खींची, आपको स्टेप भी लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये कितना है 8 सेंटीमीटर, 4:5 बोला है, ठीक है। यहाँ पे छोटा यहाँ बड़ा है, तो 4:5, 4 और 5 को जोड़ दो यानी कि 9, ठीक है। ए से आपको क्या बनाना है, न्यून कोण बनाते हुए, ठीक है, एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचनी है जिसके इक्वल 9 पार्ट्स हों, 3 6 7 8, ठीक है, 9 पार्ट्स ऐसे हो जाएंगे। इसे आप नाम दे सकते हो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, ए बी पॉइंट से A9 को मैच करना होता है। फिर आपको क्या लेना होता है, गोले प्रकार के अंदर पेंसिल को भरोगे और ये सेम होनी चाहिए। कभी भी जब आर्क खींचोगे ना तो इससे हमेशा बड़ा लेना है, ये जो एक पॉइंट है ना इससे हमेशा बड़ा लेना है। मैंने आर्क लिया, यहाँ से एक आर्क खींचा, सेम को उठाया, मेरे को कहाँ चाहिए था 4 में, ये 4 है मेरा, इस पर रख के आर्क खींचा ऐसा। अब इनके बीच के डिस्टेंस को मापना है, इस डिस्टेंस वाले पॉइंट को मुझे यहाँ रखना है और यहाँ रख के मेरे को एक आर्क खींचना है ऐसे, और मैं जो इससे मिलाते हुए लाइन आगे पास कर देनी है, ठीक है। तो देखो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में आपको क्या लगेगी, पैरेलल। जब आप सही बनाओगे एकदम तो आपको पैरेलल ही मिलेगा, आपका गलत होगा तो ये टेढ़ा यूं जाएगा, लेकिन अगर आपका बिल्कुल सही है तो वो आपको पैरेलल ही लगेगा ऑलवेज, ठीक है। और जैसे ही हम मिला देंगे ये वाला 4 में डिवाइड हो जाएगा और ये वाला 5। अगर आपको लेट मापने के लिए बोला है तो स्केल से माप लेना, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को नाम सी दे दो, तो AC रेशियो सी भी हमारा हो जाएगा 4:5 में। और आपको अगर बोले तो AC को भी माप लेना और CV को भी माप लेना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। हर किसी को आता होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं यहाँ पर इस सर्कल पर, ठीक है। फिगर आपको दिख ही रहा है, कह रहे PA हमारा 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, ठीक। एंड QC एंड QD, QC Q कहाँ है, यहाँ होगा QC एंड QD ये कितने हैं, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ओके। देन फाइंड PC प्लस PD, तो हमें PC प्लस PD फाइंड करना है। देखो बाई 10.2 थ्योरम, 10.2 थ्योरम क्या होती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारे जो दोनों टेंजेंट होते हैं ऐसे, उनकी जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। यहाँ पर देखिए
ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट सी है, यहाँ से ये वाला, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। सी क्यू इज इक्वल टू सी ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमसे पी सी बोला है, सिंस जो मेरा पी ए है उसको मैं लिख सकता हूँ पी सी प्लस ए सी, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पी ए मेरे पास कितना है 12, पी सी मेरे को फाइंड करना है, और ए सी मेरे पास कितना है देखो यहाँ से 3, तो 12 माइनस 3, तो पी सी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब मेरे को पी डी चाहिए, पी डी देखो जो पी सी होगा वो आपका पी डी होगा, सिंस पी सी इज टू पी डी, तो पी सी कितना है 9 है, ये भी 9 हो जाएगा, देयरफॉर पी सी प्लस पी डी कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर। लॉजिकल वाले प्रॉब्लम पूछ जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, इतना हाई फाई टफ एक क्वेश्चन नहीं दे देगा आपको कभी भी, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोनों के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जाम में। कह रहे इफ mth टर्म एंड ओपी एपी इज 1/n, देखो लिख भी देते हैं यहाँ पर, mth टर्म ए एम हमें दे रखा है 1/n एंड nth टर्म यानी कि an हमें दे रखा है 1/m, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, हमें mn टर्म का एशन फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ है, सिंस am हमें दे रखा है 1/n, ठीक है। मान लेना इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है, तो क्या हो जाएगा a m माइनस 1 d इज टू 1/n, ठीक है। ये चीज हो गई, ओके। ये आ गया पहला इक्वेशन, और यहाँ से देखो सिंस जो मेरा ए एन टर्म है, ए एन टर्म कितना है 1/m, सो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, ये आ जाएगा 1/m के। इक्वेशन नंबर सेकंड, मेरे को mn टर्म्स का एशन फाइंड करना है, ठीक है। n के जगह पे मेरे को mn रखना है, लेकिन मेरे को ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना ही मेरे को कॉमन डिफरेंस d पता है, तो इन दोनों को सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकालो, ठीक है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहला इक्वेशन यहाँ a प्लस इधर क्या है m माइनस 1 d, इधर है 1/n, इधर है a प्लस n माइनस 1, यहाँ है 1/m, कोफिशिएंट सेम है और प्लस के दोनों साइन सेम है, तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने पे साइन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया m माइनस 1 d n माइनस 1 d 1/n माइनस 1/m, यहाँ से देखो d कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ अंदर क्या बचा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, और यहाँ से आ गया एलसीएम mn m माइनस n। सो देखो d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस के 1 और प्लस के 1 कटा, यहाँ से बचेगा मल्टीप्लाई में क्या बचेगा m माइनस के n बचेगा, ठीक है। और इधर भी क्या है m माइनस n अपॉन में m, कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। अब d की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रखो, सॉल्व करो, a की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। थोड़ा इरेज करना पड़ेगा अब हमें, HMN निकालना है हमें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो देखो किस फ्रॉम फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में रख दो, एक में रखो दो में रखो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। m माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 1/mn, और इधर क्या है 1/n, ठीक है। अब सॉल्व करो, a यहाँ से आ जाएगा m/mn माइनस 1/mn, ठीक है। m से m कटा,
यहाँ से क्या बचा 1/n। तो इधर क्या बचा a इक्वल लगाते हैं, इधर क्या 1/mn, माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1/mn, और ये 1/n बचा प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब देखिए ये हो जाएगा a इक्वल टू 2/mn और यहाँ से n, एलसीएम क्या आ जाएगा mn, 2 n से n डिवाइड करेंगे m बचेगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है हमसे, है ना। d की वैल्यू 1/mn आई है, चलो सही है। हमारी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, सही किया है गलत किया है, चेक कर लेते हैं, वरना कुछ गड़बड़ लग रहा है हमसे। ठीक तो है यहाँ तक, m से m कटा 1/n बचा, ये चीज़ यहाँ थी, ये माइनस के इधर आके प्लस की होगी 2/mn, घटा 2 - m। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमें, है ना, क्योंकि a की वैल्यू भी यही आनी चाहिए थी। गलती हमें मिल गई, इधर 1/n था और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था 1/m, mn लिख दिया था, यही गलती हमसे हुई थी ना, हो जाता है गलती। अब यहाँ से 1/n से ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 0, ये प्लस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो a की वैल्यू भी आ जाएगी 1/mn। ठीक है, a की वैल्यू और d की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब जो हमसे बोला mn निकालना है वो निकाल लेंगे हम आराम से। एनोटेशन में यही प्रॉब्लम है, मिटाने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। mn फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है ना। n की जगह पे क्या रखना है mn/2 2a, a हमारा क्या है था 1/mn प्लस n की जगह पर mn - 1, d की जगह पर भी क्या है 1/mn। देखो 1/mn यहाँ से कॉमन है, सो 1/mn बाहर आ गया, mn से mn कैंसिल, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा mn - 1। ठीक है, सो 1/2 और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा mn प्लस के 1। ठीक है, ये आ गया आंसर, यही हमें प्रूफ करना था या फिर यही हमें निकालना था, आराम से हो गया। ठीक है, थोड़ी बहुत वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो हमें बाद में पता चल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैन फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का हमें n टर्म फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि an निकालना है इसका। ठीक, सीरीज को अगर हम ढंग से देखें, ठीक है, सीरीज को देखें, अगर पहला सीरीज का फर्स्ट टर्म लोगे 4 4 4, तो ऐसे ही चले जा रहा है। ठीक है, n टर्म तक, n टर्म। ठीक है, n टर्म, n की जगह पर n है, हर एक टर्म m चल रहा है। और यहाँ से माइनस माइनस देखो, सब में क्या कॉमन है, कॉमन ले लोगे माइनस, तो यहाँ से 1/n, यहाँ से 2/n, यहाँ से 3/n चलेगा, कहाँ तक n टर्म्स तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये एक AP है जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0 है। देखो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 1 + 1 + ऐसे चलता रहेगा n टर्म्स तक। ठीक है, सबके अपॉन में से देखो 1/n कॉमन है, इधर क्या है 1 + 2 + 3 ... ये चीज़ है। ठीक है, ये देखो क्या है 4, तो चलो ठीक है, 1 1 1 1 ये कांस्टेंट सीरीज है, AP है ये, नो डाउट ये AP है, ये भी AP है। इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो मेरा 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 0 है, और जो nth टर्म है वो n ही है। क्वेश्चन में आपको n ही लेना है, n की जगह पर। इसमें भी आपका n है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म है आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 है।
और n की जगह पर n ही लेना है। और क्या लगा है, समेशन लगा है, प्लस 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 क्या लगा है, समेशन लगा है। तो समेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से देखो 4 तो बाहर आ गया, समेशन क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। सो देखिए इधर तो 4 बाहर है, 4 बाहर है यहाँ से, और यहाँ से देखिए n की जगह पर n ही रखना है। 2a, a कितना है मेरे पास 1, 2 इंटू 1 1, n-1, और d मेरे पास कितना है 0, 2 से 2 कैंसिल, इधर तो टर्म 0 हो गया, इधर से क्या आ गया, इस वाला टर्म 4n आ गया, 1/n। देखो n की जगह पर n रखना है, 2a, a के प्लेस पे देखो 1 है, 2 इंटू 1 एंड n-1, और d के प्लेस पे क्या रखना है 1, ठीक है। सो देखो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से माइनस, ये तो 4n, यहाँ से n से n कैंसिल आउट, प्लस के 2 माइनस के 1, तो यहाँ से आ जाएगा n+1/2, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, ठीक है। प्लस साइन क्या सजेस्ट करता है, SN सजेस्ट करता है। तो ये हमने देख लिया आराम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्या बोल रहे हैं, इफ़ द इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है काफ़ी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, हैज़ इक्वल रूट्स, देन हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, यहाँ प्लस नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये। बाकी से देखो हियर ए जो है एक्स स्क्वायर का टर्म क्या होता है, ए होता है 1 + m² है, ठीक है। जो बी है मेरा एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2mc, और जो सी होता है मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, वो क्या है c² + a²। फॉर इक्वल रूट्स, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर बार आता है। इक्वल रूट्स के लिए डी क्या होता है, डी आपका होता है 0 के इक्वल, और डी बोले तो b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। b² माइनस का 4ac उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 4ac, वैल्यूज पुटअप करो। b कितना है अपन के पास 2mc होल स्क्वायर, 4 a कितना है अपन के पास 1 + m², और c कितना है अपन के पास c² + a²। इस क्वेश्चन में मज़ेदार बात यह है कि हमें हमारा आंसर पता है, तो आपको आंसर क्या लाना है वो आपको तो पता ही है। यहाँ से स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4m² c², ठीक है। और यहाँ क्या है 4 1 + m² c² + a², 4 से 4 कटा, ठीक है, 4 से 4 कट गया, ओके। यहाँ से देखो क्या है m² c² बचा, और इधर क्या बचा 1 + m² और c² + a², ये बचा, ठीक है। लेकिन लाना क्या है, हमें ये चीज़ लाना है a² 1 + m², ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं c² से, तो c² m² c², a² से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, a² + m² a², ठीक है। और इधर क्या है m² c², m² c² से m² c² कैंसिल, ठीक, ये चीज़ आ गया। और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 0, और इधर क्या बचा c² + a² + m² a², ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना जो लिखने वाले ने ना कहीं पर गड़बड़ की होगी शायद प्लस माइनस में, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, नहीं तो ये चीज़ तो आ नहीं रही है, इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक है, प्रोसीजर हमें पता चल गया, पीपीटी वाले ने बनाने वाले कुछ गलती कर दी है इसमें। अब देखो यहाँ से c², यहाँ से क्या कॉमन है a², सो 1 + m², ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ये चीज़ अगर लाना है तो c² आपको क्या चाहिए होता माइनस में, और माइनस कब आएगा जब इस क्वेश्चन में कुछ रहा होगा,
है ना, गड़बड़ी है। ये माइनस का सी स्क्वायर रहा होगा तो ये प्लस के इधर आ जाता और जो आपको प्रूफ करना था वो आपको मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहे हैं द थर्ड 3/4 पार्ट ऑफ अ कोनिकल वेसल, इंटरनल रेडियस जिसकी 5 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 24 सेंटीमीटर है, जो पूरे फुल ऑफ वाटर, पानी से पूरा भरा हुआ है। द वाटर इज एम्पटीड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल विद इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन इंक्लाइंड वेसल। देखो हमसे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक वेसल है, किस शेप में, कोनिकल शेप में, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और इसका जो 3/4 पार्ट है, इसके पूरे का 3/4 पार्ट कहाँ डाला जाता है, एक सिलिंड्रिकल में डाला जाता है, सिलेंडर में डाला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर का पानी इसके अंदर डाला जा रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल। मान लेते हैं कि सिलिंड्रिकल वेसल की जो हाइट होगी वो h होगी, और रेडियस क्या दे रखा है हमें, और इसकी रेडियस विद इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, कैपिटल R से डिनोट करते हैं इसको, और रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और h जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला 3/4 पार्ट किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, यही बोला है क्वेश्चन में, क्योंकि इसका 3/4 पार्ट का पानी ही उसके अंदर डाला जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो 3/4 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये एच हमें पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू पुटअप करो। आर कितना है हमारे पास 5 इंटू 5, एच कितना है 24 अपॉन में 4, और रेडियस हमारे उधर क्या है 10 इंटू 10 और एच। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 छंग 24, ठीक है, 5 बचे 25, 25 गुना 6, और ये अपॉन में क्या जाएगा 100, एच 25 छंग 150, 0.2 प्लेस के बाद तो 1.50, ये आ जाएगी हाइट सेंटीमीटर में। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, इजीली आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे इन द गिवन फिगर, फिगर गिवन बोला था तो फिगर बना नहीं है, चलो मैं आपको बना दूंगा। कह रहे इन द गिवन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये OAC यहाँ कहीं होगा और यहाँ भी एक क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का, ठीक है, जिसका सेंटर O है, एंड रेडियस 3.5, इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इफ OD, ठीक है, इफ OD इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर OD हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो हमें शेडेड रीजन पता करना है। ठीक है, पर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्योंकि फिगर यहाँ पर मिसिंग है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फिगर है, यहाँ पर ना D था, ओके, और OD हमें क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो इस शेडेड पोर्शन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम इस बड़े वाले पार्ट में से इस ट्राइंगल को हटा के फेंक देते हैं तो इतना ही पार्ट हमारा बचेगा जो कि हमें ज़रूरत है। सो ऐसे लिखोगे रिक्वायर्ड शेडेड रीजन क्या होगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सर्कल का क्या है, 4th पार्ट है, एरिया ऑफ सर्कल लिख के अपॉन में 4 कर देना। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो हाइट है वो परपेंडिकुलर हाइट है, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। और ये वाला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन में ऑलरेडी 4 है, और रेडियस हमारे पास कितना बोला है? 3.5। 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1/2 बेस मेरा क्या है? 3.5, और मेरा जो हाइट है वो कितना? 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल। 7 पंजे 35.5, ठीक है, 2 ज़ा 11, ठीक है। और भी काट सकते हैं क्या? 5.5, तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 3.5 इंटू 0.5 माइनस के 3.5। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया बोला है, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम के लिए मतलब जो भी आपको यूनिट दे रखी होगी उसके पावर में स्क्वायर लगाओगे, और बाकी अगर वॉल्यूम निकालना है तो पावर में क्यूब लगाओगे। यूनिट अगर नहीं लिखते तो उसके भी नंबर आपके माइनस हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको हर चीज़ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? टू टेंजेंट TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट PTQ इक्वल्स टू, मतलब एंगल है यहाँ पर, एंगल OPQ, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, काफ़ी शानदार प्रॉब्लम है। आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट T लिया जाता है, यहाँ हम एक्सटर्नल पॉइंट क्या ले रहे हैं? T, और इस T से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ कराओगे वो बनेगा TP एंड Q, P और यहाँ P बनेगा और यहाँ Q बनेगा। ऑब्वियसली इसको मीट करोगे आप, ठीक है। तो आपके लिए क्या बोला है कि जो PTQ होगा एंगल, PTQ एंगल जो होगा वो ट्वाइस होगा OPQ। OPQ बोला है, यानी कि आपको यहाँ से ये चीज़ इसको ड्रॉ करके मिलानी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वी नीड टू शो दैट, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ सकता है। वी नीड टू शो दैट PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ, ठीक है। ये प्रूफ करना है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा इस वाले के ये ट्वाइस होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो हम क्या करते हैं, लेट इस वाले एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ? थीटा मान लेता हूँ। इस वाले एंगल को क्या मान लेता हूँ? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा? थीटा होगा। क्यों? देखो, लेट मैंने क्या किया, लेट जो मेरा एंगल है मेरा, क्या बोला था, ये आएगा OPQ। एंगल जो मेरा OPQ है उसको मैं थीटा मान रहा हूँ, ये मैंने खुद से लेट किया है। अब ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला थीटा कैसे होगा? सोचो कैसे होगा। आपको पता है जब दो करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। ये क्लास 9 में आप पढ़ के आए हो थ्योरम है। देखो, ये वाली लेंथ क्या है? रेडियस है, और ये तो उसका बेस हुआ ना ये वाला, और ये भी क्या है? रेडियस है। दो करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है, इट इम्प्लाइज जो मेरा एंगल बनेगा OQP, ये भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। ये चीज आ गई, ओके। बाई 10.1 थ्योरम ये पूरी एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होती है? 90 होती है। होती है कि नहीं होती है? बाई 10.1 थ्योरम, क्योंकि ये हमारा टेंजेंट है, ये मेरा रेडियस है, तो इसके बीच ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। सो देखिए, अगर ये टोटल एंगल 90 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा है,
सो इतना पार्ट क्या होगा, इट इम्प्लाइज एंगल टी क्यू पी क्या हो जाएगा, 90 में से इतना थीटा माइनस कर दो। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा। इट इम्प्लाइज एंगल क्या, टी पी क्यू, ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब आ जाओ इन ट्राइंगल, ये वाला ले रहा हूँ पी टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो मेरा एंगल P है, जो मेरा एंगल T है और जो मेरा एंगल Q है, उनका तीनों का सम क्या होना चाहिए 180। एंगल P मेरा कितना है 90 माइनस थीटा। देखो ये एंगल P है, ये एंगल मेरा Q है, ये मेरा है 90 माइनस थीटा। एंगल T मेरे को चाहिए, ये भी मेरे पास क्या है 90 माइनस थीटा। 90 क्या हो जाएगा 180, और थीटा माइनस थीटा 2 थीटा प्लस एंगल T इधर से आ जाएगा 180, कट गया, इधर बचा 0। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा एंगल T माइनस के 2 थीटा इज इक्वस टू क्या 0। सो एंगल T माइनस का 2 थीटा इधर आ गया। ठीक दिख रहा है आपको? सो देखिए एंगल T, थीटा किसको माना था आपने, थीटा आपने इसको माना था, है ना, इसी को तो माना था ओ क्यू पी या पी ओ क्यू, जो लिखना चाहो। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था। दैट्स इट, हो गया आराम से। कॉन्सेप्ट का यूज है बस, फिगर को देखो अच्छे से, ऑब्जर्व करो, क्या प्रूफ करना है वो देखो, आपका पेन अपने आप चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैन वी शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले ट्राइंगल बना लो फटाफट, ये ए बी सी, और आपका दूसरा वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, एंगल ये जो बोला है वो मैं -2,0, बी मेरा है 2,0 और सी मेरा है 0,2। ठीक है, और मेरा पी पॉइंट है मेरा -4,0 और क्यू पॉइंट है मेरा 4,0 एंड आर पॉइंट क्या है मेरा 0,4। क्या बोल रहे हैं, आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? है। कैसे देखो, वैसे तो डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन बिना डिस्टेंस के भी मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में -2 था, -4 हो गया, इधर 0 0, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। इधर 2 था, 0 था, इधर 4 0 हो गया, इधर 0 2 था, इधर 0 4 हो गया। तो इनकी जो रेशियो का आप ट्राई करके देखना, आप ए बी और अगर आप निकालते हो पी क्यू तो आपको ऑलवेज 1/2 मिलेगा। आप क्या करना, ए बी की लेंथ निकालना और आप निकालना पी क्यू की लेंथ बोले तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपको 1/2 ही मिलेगा। श्योर है, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आपको 3 बार पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे। सिमिलरली आप पी क्यू निकालोगे, क्यू आर निकालोगे और पी आर निकालोगे, और इन सब की जो करस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो आएगी ना, वो 1/2 आएगी सॉल्व करने के बाद। तो आप रीजन क्या दोगे, सिंस करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल, therefore triangle ABC is similar to triangle PQR। ये लिख दोगे आप। बट ऐसे डायरेक्ट मत करना, आपको पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर वो डिस्टेंस आप रखोगे। अगर यहाँ 2 आ रही है तो यहाँ 4 आ जाएगी इसकी, फिर 1/2 आपको मिलेगा। करके देखना। इतना मैंने आपको हिंट दिया है, करने को तो मैं कर दूँ, लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, क्या फ़ायदा। आपको हिंट दे दिया, आप आराम से कर लोगे। ए बी निकालना,
बी सी निकालना, ए सी, पी क्यू निकालना, क्यू आर निकालना और आर सी निकालना, पी आर निकालना। तो इनको रखना, फिर आपको 1/2 ही मिलेगा। हिंट भी मैंने दे दिया था। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, कह रहे हैं 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। जब भी दो चीज़ें एक साथ फेंकी जाती है ना, तो उनमें लगता है प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तब जब कभी दो चीज़ एक साथ हो रही होंगी तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगता है। 2 डाइस हैं, ठीक है। आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी समझा रखा था, कल ही ये वीडियो मैंने अपलोड की थी। 2 डाइस हैं जिनको एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। जब 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो इसमें भी कितने, 1 से लेकर 6 हैं, रिजल्ट है ना 5 6, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, ठीक। तो जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, यानी कि कितना आएगा 36 आएगा, 6 × 6 36। अगर बनाना आता है कि वो रिजल्ट क्या होंगे तो पोजीशन फिक्स करो, 1 को फिक्स करो, आगे लिखते जाओ 1, 2 1, 1, 1, 2 1, 3 1, 4 1, 2 3 4 1, 5 1, 6, ठीक है। ऐसे यहाँ से 2, 1 से कहाँ तक आ जाएगा 2, 6 तक, फिर 3, 1 से कहाँ तक आ जाएगा 3, 6 तक, 4, 1 से कहाँ तक आ जाएगा 4, 6 तक, 5, 1 से कहाँ तक आ जाएगा 5, 6 तक, और 6, 1 से कहाँ तक आ जाएगा 6, 6 तक। ये आपके टोटल रिजल्ट होंगे। जब 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो ये टोटल रिजल्ट बनेंगे 36। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये पार्ट है आपके, मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, इसको डी बोल रहा हूँ, इवेंट बोल रहा बना दिए मैंने, ठीक है। तो ए इवेंट मैंने क्या है, हैव सम लेस देन 7, जिसका सम होना वो लेस देन 7 है, ठीक है। सो देखो ए पार्ट के लिए जो मेरे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, सम वो क्या बनेगा 1, 1, 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 नहीं ले सकते, लेस देन 7 बोला है, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो 7 से कम ही आ रहा होगा। तो अब ले लेंगे 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 और नहीं ले सकते, फिर क्या आ जाएगा 3, 1 3, 2 3, 3 लेस देन 6 7 बोला है ना, तो और फिर आ जाएगा 4, 1 4, 2 4, 3 नहीं ले सकते, 7 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 5, 2 भी नहीं ले सकते, 6, 1 भी ले सकते, तो यहीं तक ही आएगा। 7 से लेस देन बोला था। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है इस इवेंट ए की, फेवरेबल आउटकम्स कितने आए थे 15 आए थे ना, एंड टोटल आउटकम्स कितना है 36। सो आंसर क्या हो जाएगा 15/36, ठीक है। आराम से आ गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसी के पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में क्या बोल रहे हैं, हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, प्रोडक्ट लेना है लेस देन 16 आना चाहिए, ये बोल रहे हैं आपसे कि आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो क्या है लेस देन 16 है। सो देखो बी इवेंट की बात करेंगे, लेस देन 16 है तो पहला वाला लाइन पूरा आएगा लेस देन 16, 2 6 12, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो पूरा आएगा। और ये लाइन पूरी आएगी, ये लाइन पूरी आएगी, फिर 3 5 15 है ना, लेस देन, यहाँ से कितने आ गए 5 आ गए, यहाँ से 6 आ गए और यहाँ से 6 आ गए, फिर 4 4 16, 4 3 तक लेंगे, यहाँ से 3 आ गए, 5 1 5 दूनी 5 3 15, 25 को भी ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 3 आएगा, 5 3 15 तक जाएगा ना, यहाँ से भी 3 आ गए, ठीक। और 6 1 6 2 6 3 18, यहाँ से 2 आ गए। तो ये सारे आउटकम्स होंगे। तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स, इधर से 6। प्रोडक्ट कितना आने के लिए बोला है, प्रोडक्ट लेस देन 16, जैसे 1 × 1 करूँगा तो 1 आएगा, 16 से कम है, 1 × 2 करूँगा तो 2 आएगा, 16 से कम है। तो ऐसे देखने हैं आपको कितने मिल रहे हैं हर लाइन में, इसमें 6 इसमें 6 12
और इसमें कितने 5, 12 और 5 17, इसमें कितने आ गए 3, 20, ठीक है 23, 3 26 और 2 28। फिर से गिन लो, इसमें 6 है, इसमें 6 18, इसमें कितने हैं 5, 18 क्या बोल रहा हूँ 6 6 12 और 5 17, 17 और 3 20, 23 और 2 25 आएंगे, सॉरी ठीक है। तो कितने आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स 25। तो दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 25/36, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स 25 कौन कौन से होंगे वो लिखना भी पड़ेगा आपको। मैंने आपको बता दिए, वो लिखने की जगह नहीं हो पा रही मेरे पास, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया है। आप पहले लिखोगे उसके बाद करोगे, ठीक। अब आ जाओ सी इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी सी इवेंट की। इसकी इज अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स मतलब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जब सेम होता है, जैसे 1 2, 2 ये डबलेट है, मतलब सेम सेम है, ऑड नंबर के लिए बोल रहा है। तो डबलेट ऑड नंबर कौन आता है 1, 1 3, 3 5, तो 3 ही फेवरेबल आउटकम्स होंगे। 3/36 फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स 36 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सो आंसर आ जाएगा 1/12, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स इस क्वेश्चन में 1, 1 था, 3, 3 था और 5, 5 था, ऑड नंबर्स का डबलेट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़े मार्क्स में पूछा सकते हैं, बन गया आराम से। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, आ मूविंग बोट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग। हमारे पास एक 150 मीटर लंबी बोट है जो मूव कर रही है, ठीक है। इसकी जो हाइट बोला है वो 150 मीटर, ओके। हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस। हम एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। सो पहले बोट यहाँ थी, इस पोजीशन पे थी, फिर बाद में जब थोड़ी देर बाद देखते हैं तो यहाँ आ जाती है। पहली बार में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था हमारा वो कितना था 60 था, यहाँ पर 60 था, फिर कितना बन जाता है 60 to 45 बन जाता है। कितने मिनट में 2 मिनट्स, 2 मिनट में इतना बन जाता है, ठीक, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, मीटर पर आवर में निकालना है स्पीड, ठीक है, ओके। अब देखो मिनट में, तो मैंने मान लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ द बोट x, क्योंकि मीटर में मीटर और यहाँ मिनट में दे रखा है तो मिनट में मान लिया, बाद में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा आवर में। x मीटर पर मान, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये मेरी क्या है डिस्टेंस है। मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है y है, इसको नाम दे दो a b c d। सो मैंने लेट क्या किया, लेट मैंने क्या किया बी सी को मैंने y मीटर लेट किया, ठीक है। अब सी डी क्या हो जाएगा, सी डी डिस्टेंस को क्या होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम मेरे पास 2 है और स्पीड मैंने क्या माना है बोट की x, तो ये क्या हो जाएगा 2x मीटर। सी डी मेरी क्या हो गई 2x मीटर हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब मेरे को क्या निकालना है x निकालना है, मेरे को क्या निकालना है क्वेश्चन में x निकालना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैंने आपको हमेशा बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन का सेंस समझ गए ना आप। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नीचे देख रहा है ऊपर से, तो पहले 60 थी, उसके बाद कितनी बन गई 30 बन गई, 60 30, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी ऐसे फिगर बनते हैं ना, दोनों फिगर को जो 2 राइट एंगल आपको मिल रहे हैं, जहाँ पर एंगल बन रहा है उनको आप सॉल्व करो, आपको 100% आंसर मिल जाएगा, ठीक। सो ये अभी हमें पता है और ये हमें निकालना है। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा ले लेते हैं पहले छोटा वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें बात करते हैं, तो ये पता है, ए बी पता है, और फिलहाल ये अभी निकालना है अपॉन वाई यानी कि बी सी,
ठीक है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या हो जाए, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 के सामने वाला तो क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और थीटा कितना है मेरे पास 60। ए बी मेरे पास है 150, बी सी है मेरे पास y, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 ओवर √3 y। √3 नीचे नहीं छोड़ते तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं √3 से ऊपर नीचे। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 3 बचे 15 0। सो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 50 √3। अब उस वाले पोर्शन में जब जाएंगे तो मेरे को y की ज़रूरत पड़ सकती है। y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई 50 √3। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ये पता है और ये पूरा मेरे को चाहिए होगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं के बीच में रिलेशन लगाते हैं जो आपको पता होता है और जो आपको निकालना है। इट डजेंट मैटर कि आप जो पता है उसे ऊपर रख रहे हो और नीचे रख रहे हो, किसी भी रखोगे रेशियो चेंज होगा। अगर साइन में आ रहा है तो ऊपर नीचे रखने से साइन का कॉसेक हो सकता है, tan का कॉट हो सकता है, लेकिन आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर जिसको निकालना है उसे ऊपर रखना है या नीचे रखना है। कहीं भी रखो फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ ही जाएगा। देखो ये मेरे पास क्या है, ए बी पता है और मेरा बेस इसमें क्या है BD है क्योंकि ये निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और थीटा क्या है इस वाले में 45। तो ए बी मेरा है 150, BD मेरे पास क्या है ये y, और यहाँ से यहाँ तक 2x, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, ओके। अब थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमें, यहाँ इरेज करते हैं। y की वैल्यू तो हमें पता चल गई ना कितनी है, y की वैल्यू अपन के पास 50 √3 है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी रख देंगे। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, एनोटेशन में यही दिक्कत है मिटाने का। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y + 2x = 150। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब y के प्लेस पे क्या रख दो 50 √3 यहाँ पर। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, 150 माइनस के 50 √3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 माइनस के 50 √3 अपॉन में 2। ठीक है, आप ऊपर से 50 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आ जाएगा 5 3 15, और यहाँ से आ जाएगा √3/2। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 25। 25 कैसे आ जाएगा 75 75। ठीक, सही हो रहा है ना यहाँ तक, ओके। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मेरे पास 75 3 माइनस √3। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मेरा आंसर आ रहा है ये आ रहा है मीटर पर मिनट में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, आंसर आपको आवर में छोड़ना है, मीटर पर आवर में छोड़ना है। ठीक है, ओके। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो मिनट को आवर में अगर चेंज करना है, देखो अगर बड़े को छोटे में बदलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे को बड़े में बदलना है तो डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करने का पड़ेगा 60 से। ठीक है, तो देखो ये चीज़ क्या है, अगर मैं आपको प्रॉपर समझाऊँ 75 3 ये चीज़ क्या है मीटर पर मिनट है, तो मिनट को कन्वर्ट करना है मेरे को आवर्स में ना। तो देखो मेरे को 60 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो मीटर में 60 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया, और ये डिवाइड वाला कहाँ जाएगा ऊपर। तो 75 × 60 यहाँ जाएगा 3 माइनस √3। इसको सॉल्व कर लोगे जो आंसर आएगा मीटर पर आवर में आएगा। समझ में आई मेरी बात, इस तरीके से करना आपका आंसर आराम से बन जाएगा। ये हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है।
कैन आई प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज आर इक्वल. व्हाट इज दिस? दिस इज थ्योरम 10.2 थ्योरम आपके एनसीईआरटी का. इतना थ्योरम भी आता है ना. इसी के साथ जो मेरा थ्योरम है 6.1 थेल्स थ्योरम, ठीक है, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रूफ, ठीक है. तो उनको भी प्रूफ करना आना चाहिए और वो सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है. क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास अगर एक सर्कल है, सेंटर में ओ मान ली, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट टी लेते हो और इससे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये मैंने माना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, ठीक है. तो आपको बताना है वी नीड टू प्रूफ या वी नीड टू शो दैट टी ए इक्वल्स टू टी बी. ये हमें प्रूफ करना है, ठीक. सो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें ए से ओ को मीट करना है, ओ से बी को मीट करना है और ओ से टी को मीट करना है. ये कंस्ट्रक्शन हमने की, ठीक. अब फिर लिखोगे आप इन ट्रायंगल ए ओ टी एंड ट्रायंगल कौन सा ले लोगे, ओ टी बी. ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, ठीक. आपको पता है सिंस बाई 10.1 थ्योरम यहाँ पर भी आपका 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, बोथ आर 90, दोनों ही एंगल 90 के हैं. मेरा अल्टीमेट लॉजिक यही है कि मैं इन दोनों ट्रायंगलों को क्या दिखाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट. जब दोनों ट्रायंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा और फिर मैं इस पर क्या लगा सकता हूँ, CPCT, ठीक है, CPCT रूल लगा दूंगा. जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं. हमें जिसकी ज़रूरत है मैं उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक. सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये भी अपन का रेडियस है, ये भी अपन का रेडियस है, एंड ए मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, दोनों ही क्या है, बोथ आर रेडियस आपस में इक्वल होते हैं. और इस ट्रायंगल में भी देखो ओ टी है और इस ट्रायंगल में भी ओ टी है. ओ टी इक्वल्स टू ओ टी क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ, ठीक है. तो दो साइड आपने इक्वल दिखा दिया और एक एंगल आपने इक्वल दिखा दिया. लेकिन जब कभी भी अगर ये एंगल कुछ डिफरेंट होता तो मैं क्या लिखता, SAS बाई SAS रूल. लेकिन अभी एंगल आ रखा है 90, तो इसे हमें बोलना पड़ेगा बाई RHS रूल, ठीक है. तो आप क्या बोलोगे, बाई RHS रूल. ये दोनों जो ट्रायंगल है AOT कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल OTB. ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. सो बाई CPCT, ठीक है. CPCT से आप क्या बोल दोगे कि जो TA है वो किसके इक्वल है, TB. हेंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूफ करना था. इजीली हो गया, आराम से हो गया, ठीक है, आराम से हो गया. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m and first n terms of an AP is m square ratio n square. Show that the ratio of its mth and nth term is this. ठीक है, आपको गिवन क्या है, देखिए मान लेना इसका फर्स्ट टर्म a है, इसका जो फर्स्ट टर्म a है एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो d है. हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ फर्स्ट m टर्म. m टर्म का रेशियो का मतलब डिवाइड, और n टर्म ये हमें दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ये चीज़ हमें गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू शो दैट व्हाट, कि जो इसका टर्म है mth टर्म मतलब am अपॉन an, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. रेशियो का मतलब डिवाइड में ये चीज़ हमें शो करके लानी है. ये दिया हुआ है और ये हमें लाना है. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है. इस क्वेश्चन में आपको क्या लेट करना है कि इसका फर्स्ट टर्म AP का A है और कॉमन डिफरेंस
डी है। फॉर्मूला आपको क्वेश्चन का पता ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू, एन की जगह यहाँ m है, m बाई टू, 2a, ए की जगह पर a है, प्लस n माइनस वन, m माइनस वन डी, अपॉन में यहाँ से n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन, n की जगह n ही है, d, ये चीज़ हमें क्या दे रखी है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2 कैंसिल आउट, ठीक है, इसके अपॉन में एक m, यहाँ से एक m कैंसिल, यहाँ से एक n कैंसिल, तो क्या बचा 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यह आ गया m अपॉन n। इक्वेशन नंबर इसे a मान लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन को ना यहाँ से करने के 2 से 3 तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं। अब आपको देखो mx टर्म लाना है, सिंस am टर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन, यहाँ m माइनस वन इंटू डी, यही होता है। और n टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना, ये टर्म होगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को सिंगल ए चाहिए था, तो यहाँ 2 है, ठीक है। और देखो m के जगह पे मेरे को क्या चाहिए, 2m माइनस वन, और n के जगह पे मेरे को क्या चाहिए, 2n माइनस वन। 2 तरीके हैं, फिलहाल तो मैं आपको 2 तरीके सिखा सकता हूँ। आप इसमें क्या करो, इस a को 2 से हटाने के लिए क्या करो, ऊपर 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी 2 से डिवाइड करने के बाद ये चीज़, और यहाँ से बन जाएगी ये चीज़, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर ए बोल सकते हो। इसको अब ये हो जाएगा, ये चेंज हो गया। अब देखो सब कुछ सही है, बस m के जगह पे मेरे को क्या रखना है, 2m माइनस वन, और n के जगह पे मेरे को रखना है 2n माइनस वन। तो आप क्या ले सकते हो, पुट m इक्वल टू 2m माइनस वन एंड n इक्वल टू 2n माइनस वन, रखोगे, सॉल्व करोगे, ये मिल जाएगा आपको आंसर जो लाना है। एक तरीका ये जो कि सबसे आसान है, और एक तरीका क्या है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटोगे पीटोगे सॉल्व करोगे तो आपको d की वैल्यू 2a मिलेगी। आपको d की वैल्यू क्या मिलेगी, 2a। समझ में आ रही बात, और 2a को फिर वहाँ पर रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट है, ठीक, ये वाला बेस्ट है। अब देखो कैसे करेंगे, ये स्टेप्स लिखना है, am ये होगा, an ये होगा, ये ज़रूर लिखना, ठीक। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, पुट m इक्वल टू 2m माइनस वन एंड n इक्वल टू 2n माइनस वन इन इक्वेशन a, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस m के जगह पे क्या रखना है, 2m माइनस वन, और ऑलरेडी माइनस के 1 है, अपॉन में 2, यहाँ से d। फिर देखो यहाँ a, n की जगह पे क्या रखना है, 2n माइनस वन, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस 1 है, अपॉन 2 d। इधर क्या आ जाएगा, m की जगह पे क्या रखना है, 2m माइनस वन, और n की जगह पे क्या रखना है, 2n माइनस वन, ठीक है। सो देखिए यहाँ से a माइनस वन माइनस के 2 हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m माइनस वन, नीचे से 2, 2 से 2 कैंसिल। सिमिलरली यहाँ से भी यही हो जाएगा, नीचे से भी, ठीक है। अब इस थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे देखिए क्या होगा, ये चीज़ यहाँ से क्या बचेगी हमारे पास, यहाँ से बचेगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ क्या है, 2m माइनस वन, यहाँ बचा था 2n माइनस वन, ये सॉल्व हो गया, ये आ गया यहाँ पर। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, और इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, यानी कि am अपॉन an,
ठीक है, यही चीज़ प्रूफ करनी थी आपको। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, जो कि हमने आराम से कर लिए। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिए, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे स्पीड बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर बोट में इतना स्पीड है, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, हमें स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है। लेट, जिसके निकालने के लिए बोला है उसको मान लेते, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखो बोट की स्पीड इतनी है, x है, मतलब किसकी स्ट्रीम की इतनी है, तो जो देखो देयरफॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, क्या होता है ना, आपके पास ये नदी है, ठीक है, ये यूँ यूँ चल रहा है। अब नदी की तरफ अगर आप भी चलोगे, ठीक है, ये इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड हमने क्या मानी है, x मानी है, और इधर आप भी बह रहे हो, मतलब ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, ये किसका डाउन, ठीक, और ये आप इधर अगर लगा देंगे अप स्ट्रीम उल्टा डायरेक्शन में, तो जिधर पानी बह रहा है उधर आप भी ऐसे ऐसे चलोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, जितनी उस पानी की स्पीड होगी उस वो स्पीड आपके में ऐड हो जाएगा। अगर आप ये उल्टा चलोगे ऐसे ऐसे पीछे, तो पानी आपको पीछे धकेलेगा, जो पानी की स्पीड होगी वो आपकी स्पीड को रोकेगा, तो माइनस हो जाएगी। ठीक, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की तो कितनी है 15, और ये x जो पानी की स्पीड है वाटर की वो माइनस हो जाएगी 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और जो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाती है उतनी। ठीक, कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कह रहे अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम आने में, उसी डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल समय लग रहा है, टोटल टाइमिंग जो लग रही है वो कितनी लग रही है, 4 hours 30 minutes लग रही है। आपको पता है सिंस T1 प्लस T2 का जो टोटल टाइमिंग वो है 4 hours 30 minutes। T1 क्या ले रहा है, देखो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की जो टोटल टाइमिंग है 4 hour प्लस 30 minutes है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, है भाई, ध्यान रखना, चीज़ों को इरेज कर रहे हैं। तो अप स्ट्रीम में कितना है 15 माइनस x है, और डाउन स्ट्रीम में हमारा कितना है 15 प्लस x है, और x ही हमें फाइंड करना है। ठीक, आपने पढ़ा होगा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। सिंस T1, अगर T1 निकालोगे अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम के लिए क्या होता है माइनस हो जाता है कितना x, 15 माइनस x, एंड T2 डिस्टेंस वही है, डाउन स्ट्रीम में ऐड था। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को T1 और T2 यहाँ पर रख दो, तो ये 30 अपॉन 15 माइनस x प्लस 30 अपॉन 15 प्लस x किसके इक्वल है 4 hour 30 minutes। ये आवर में है, ये आवर में है, ये 4 hour, ये 30 minutes, तो मिनट को कन्वर्ट करना होगा आवर में। ठीक, सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिंस 4 hour 30 minutes, 4 hour है, मिनट को कन्वर्ट करना है आवर में। एक घंटे में कितने मिनट होता है 60, तो छोटे को बड़े में बदलना है, डिवाइड करेंगे 1/2, तो 4 प्लस 1/2 एलसीएम आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9/2।
क्या जाएगा 9/2। सो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, आगे लिख लेते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, तो हम 30 कॉमन निकाल लो, अंदर से बचेगा यहाँ पर 1/15 - x प्लस 1/15 + x, और यहाँ से आ जाएगा 9/2। ठीक है, 3 ढाई 30, 3 तिया 9। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। सो यहाँ से आ जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा ये 15 - x × 15 + x, यहाँ से आ जाएगा 3/2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 15 - x, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 15 + x। x से x कैंसिल, 15 15 30, 30 ढाई 300। ये क्या है, a - b a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर 3/2। ठीक है, देखिए 3 एक कम 3, 100। ठीक है, 100 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से बचा, चलो 100/225 - x², और इधर आ जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 225 - के x², यहाँ से 200। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस के अंदर के माइनस का हो जाएगा, माइनस के अंदर के प्लस का हो जाएगा। सो x की जो वैल्यू आएगी वो +-5 होगी। स्पीड कभी भी आपकी माइनस में नहीं होती है। सो x की वैल्यू 5 ले लोगे, 5 km/h। ये किसकी स्पीड होगी आपकी, ये आपके स्पीड ऑफ स्ट्रीम की होगी, धारा की स्पीड होगी, पानी की स्पीड होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टाइप का एक प्रॉब्लम हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, 100% आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमने आराम से कर लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। एक पीटर है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल एक करवाया था। एक पीटर है और एक फिर रीना है। ठीक, पीटर 2 डाइस को फेंकता है एक साथ, 2 डाइस को फेंकता है एक साथ, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 है। इधर 6 इधर 6, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होगा। टोटल आउटकम्स पीटर के लिए कितने हैं, 36 हैं। सो कह रहा है पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। रीना थ्रोज अ डाई, रीना एक ही डाई थ्रो करती है। ठीक है, तो रीना के जो टोटल आउटकम है वो 6 हैं। कितने हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स तो देखो कितने हैं उसके, 6 हैं। एंड फेवरेबल आउटकम्स की भी बात करेंगे। रीना थ्रोज अ डाई एंड स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन्ड, हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट नंबर 25। ये बात कर रहा है प्रोडक्ट की, ये बात कर रहा है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में देखो फेवरेबल आउटकम्स 25 कब आ सकता है, 5 और 5 के जब आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, तभी 25 आ सकता है ना। तो 1 है, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा इस केस में 1, और इस केस में भी फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 है, क्योंकि इसमें बोला है 5 का स्क्वायर करना है। ये प्रोडक्ट करता है और ये स्क्वायर करता है। इसके में भी फेवरेबल आउटकम्स 1 है, इसके में भी फेवरेबल आउटकम्स 1 है। बट जो डिफरेंस है वो है टोटल आउटकम्स में। इसके पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36, क्योंकि वो 2 डाइस एक साथ फेंक रहा है और इसके पास एक ही डाइस है। इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। सो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी किसकी, पीटर की। फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, टोटल आउटकम्स कितना है, 36। प्रोबेबिलिटी रीना की, फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 6। सिंस 1/6 ग्रेटर है किससे, 1/36 से, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसके विनिंग चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
तो विनिंग चांस किसके ज़्यादा होंगे, 1/6 किसकी है, रीना की है। सो विनिंग चांसेस ऑफ रीना इज ग्रेटर देन पीटर। दैट्स इट, आराम से हो गया। ये लास्ट में लिखते हुए जो मैंने आपको थ्योरी बोली, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a chord PQ of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle 60 degree at the center of circle. Find the area of major and minor segment of the circle. इतना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगा सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। ये सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे देखो पहले क्या बोल रहा है, कह रहे हैं अ कोड ऑफ पी क्यू, ये कोड एक पी क्यू, कह रहे हैं सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये सेंटर ओ है, ठीक। एंगल जो बनाता है वो कितना बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। एट द सेंटर सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। मेजर एंड माइनर, ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा क्या है, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट की बात हो रही है। सेगमेंट क्या होता है, जो कोड के करस्पॉन्डिंग जो बनता है उसे सेगमेंट बोलते हैं। जो रेडियस के अलोंग बनता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन मेरा माइनर हुआ और बाकी जो पूरा बच रहा है वो पोर्शन क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ये पूरा होल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये क्या है, मेजर सेगमेंट, ठीक है। एरिया के में से, एरिया के देखो सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट में माइनस कर देता हूँ तो मेजर सेगमेंट ही बचेगा, ठीक है। सो गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस 10 है, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है। पहला हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बस फॉर्मूला ही इसका मेन पार्ट है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए माइनर सेगमेंट का। थीटा कितना है, 60, ठीक। और पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7 रख दो जब कुछ बोला नहीं है तो। और रेडियस कितना है मेरे पास, 10 है, तो 10 का स्क्वायर 1/2, रेडियस कितना है, 10 का स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितना है, 60। वैल्यू पुटअप करो, 6 टाइम्स गया 22/7 इंटू 100 माइनस यहाँ से क्या जाएगा 100/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा ये होता कि मैं इसको कितना मानता, 3.14। कुछ भी नहीं बोला तो जो आपको अच्छा लगे है ना वो रखो। और यहाँ से क्या आ गया 50 √3/2, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी मैं आप मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप फटाक से सॉल्व करना, ये आपको दे देगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा माइनर सेगमेंट। ये आपका क्या आ गया, माइनर सेगमेंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। अब आ जाते हैं मेजर सेगमेंट पर। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना थोड़ा आपको आता ही होगा, वो पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब लिखा लोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो वो क्या होगा, फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये चीज़ तो अभी आपने काउंट की, इसको माइनस कर देना इसमें से, ठीक। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू 10, तो 100 ये हो जाएगी, ठीक। माइनस ये देखो यहाँ से क्या जाएगा, सेम चीज़ है 3.14 इंटू 100
बाई 6 और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे आपको आपका मेजर सेगमेंट भी मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे इन हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इज कलेक्टेड इन सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है जहाँ पर हम वाटर कलेक्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल टैंक है हमारा, एक सिलेंड्रिकल टैंक है ये, ठीक है, जिसकी जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ कर यहाँ तक कितनी है, 2 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। आफ्टर रिसाइकलिंग दिस वाटर इज यूज टू इरीगेट अ पार्क ऑफ हॉस्पिटल हुज लेंथ इज 25 मीटर। इसी के वाटर को इरीगेट करते हैं, मतलब सिंचाई के लिए, खेत में पानी देने के लिए यूज़ किया जाता है। एक खेत में यूज़ किया जाता है। खेत की जो लेंथ है वो 25 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 20 मीटर है। इफ टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली देन वो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर यूज्ड फॉर इरीगेटिंग द पार्क। राइट योर व्यूज ऑन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। देखो, जो इस टैंक में पानी है ना, वही पानी हम इस खेत में दे रहे हैं, है कि नहीं। तो खेत में जब पानी दे रहे हो तो खेत में पानी जब जा रही है तो उसकी एक हाइट होती है ना, पानी जब बह रही है तो उसकी एक हाइट होती है। और खेत है, खेत में तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या है, एरिया है, ठीक। तो हाइट निकाल, एरिया, सिंस जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, h होगी। इसी टैंक का पानी इसमें आ रहा है, मतलब इस टैंक का जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सिंस वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, खेत का एरिया जिसको इरिगेट कर रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक कैसा, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर कितना है मेरा, रेडियस कितना है 1, एच कितना है मेरा 5, ठीक है, और एरिया कितना है 25 इंटू 20, सब मीटर में था ना, ठीक है। हमें एच फाइंड करना है, कितनी हाइट जाएगी। सो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और यहाँ से मल्टीप्लाई में 5 है, ठीक है। एच की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या बचा 22 इंटू 5/7, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा 25 इंटू 20 इक्वल टू एच, 5 5 से 5, 2 1 कम 2 1 कम 2 2, सो 11/7 इंटू 50 एच। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उतना मीटर हाइट होगी, पॉइंट में आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आपसे ये पूछा है कि आपके व्यूज़ क्या है, व्यूज़ ऑन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सर रिसाइकलिंग वाटर इसलिए ज़रूरी है कि जो पानी वेस्ट हो जाता है उसका हम अच्छे से फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। वाटर को हमें कम वेस्ट करना है क्योंकि जो पीने लायक पानी वो बहुत कम है, ठीक है। तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं वाटर रिसाइकलिंग को लेकर, वो आप थोड़ा 2-4 पॉइंट लिख दो तो आपको ये आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो आज के इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, ये पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में फोड़ के आएँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। आई थिंक आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखो ताकि मैं आपके लिए ढेर सारे कंटेंट लाता रहूँ। बोल बोल के मेरा गला दुख गया है, आपको पता है मेरे वोकल में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो बना नहीं पाता हूँ। फिर भी ये वीडियो आई थिंक 1.5 घंटे की तो बनी गई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।